हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो 5 जनवरी 2022 को पूछा गया था उसका हम सेशन लेने वाले हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन हैं, जिसके जो पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन का सॉल्व करना चाहेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? द फोर्स रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर इज कॉल्ड। इसमें ये एक फिगर है इसका। ओके, ये फिगर है। इसका जो ऑप्शन देखना चाहेंगे, कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स और कॉनकरेंट फोर्स। देखो, सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा कि कोप्लेनर क्या होता है। ओके, कोप्लेनर के बाद फिर कॉनकरेंट क्या होता है, फिर कोप्लेनर कॉनकरेंट। तो कोप्लेनर क्या होता है कि एक ही प्लेन में हमारा जो फोर्स लगता है उसे हम कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। ओके, अब सेकंड नंबर में हमारा क्या होता है, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स। कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स जिस प्रकार से इसमें देखते हैं, कोप्लेनर नॉन करेंट फोर्स। ओके, ये एक देखो, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स जो एक ही पॉइंट में और एक ही प्लेन पर हमारा जो फोर्स लगता है वो कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स कहलाता है। और कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स जो एक ही प्लेन पर तो लगता है और लेकिन एक ही पॉइंट पर फोर्स नहीं लगता है, उसे हम कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्या आता है, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। सो इस प्रकार से हम दोनों देख सकते हैं इसका डायग्राम। अब एक और पॉइंट आता है कॉनकरेंट फोर्स। कॉनकरेंट का मतलब ही होता है कि एक पॉइंट पर हमारा फोर्स लगता है, उसे हम कॉनकरेंट फोर्स कहते हैं। सो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक ही पॉइंट पर हमारा फोर्स लग रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर अ ग्रेटर नंबर ऑफ डायोड। देखो, ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर ऑफ डायोड इसमें क्या बोले हैं कि जो इस नीचे दिया हुआ है इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ डायोड किसका रहता है, ब्रिज का रहेगा। तो ब्रिज में 4 डायोड रहता है। ओके, सेंटर टेप फुल वे में 2 डायोड रहता है, हाफ वे में 1 डायोड रहता है। ओके, और ये फिल्टर सर्किट तो अलग ही है, जो एसी जो हार्मोनिक्स रहते हैं उससे फिल्टर करते हैं, जो प्योर डीसी में हमें प्रदान करते हैं। ओके, इसका डायग्राम इसमें हम देख सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में 1, 2, 3 और 4। ये इसमें आरएमएस वैल्यू भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कभी कभी एवरेज वैल्यू भी पूछा जाता है और कभी कभी पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा जाता है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर में वी आर एम एस क्या हो जाता है, वी एम बाई रूट 2 होता है और वी एवरेज इज इक्वल टू 2 वी एम बाई पाई होता है। वी एम मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, और पी आई वी, पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वी एम होता है। उसी प्रकार से फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2 और वी एवरेज इज इक्वल टू 2 एम वी एम बाई पाई और पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 2 वी एम होता है। उसी प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई 2 और वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम बाई पाई और पी आई वी, पीक इनवर्स वोल्टेज मीन्स वी एम होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या होता है कि लोड टार्क, ये टी एल लोड टार्क कहलाता है और थीटा जो है टेम्परेचर राइज कहलाता है और टी टाइम। ओके, तो इसमें दिए हुए ग्राफ कौन सा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखो, इसमें एक शॉर्ट टाइम ड्यूटी, इंटरमिटेंट पीरियड ड्यूटी विथ शॉर्टिंग, कंटिन्यूस ड्यूटी और इंटरमिटेंट पीरियड ड्यूटी। ठीक है। ओके, तो शॉर्ट टाइम ड्यूटी सबसे पहले देखते हैं। शॉर्ट कहने का मतलब जो लोड टार्क होता है, जिस प्रकार से इसमें देख सकते हैं हम, ये जो शॉर्ट टाइम ड्यूटी होता है वो ये है। ओके, तो शॉर्ट टाइम ड्यूटी क्या होता है, जिसका जो है लोड टार्क एक शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ओके,
जिसका लोड टार्क एक शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तो हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर उस टाइम के लिए इंक्रीज़ होता है। उसके बाद फिर जैसे ही ये शॉर्ट टाइम के बाद हमारा रेस्ट टाइम हो जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग होने लगता है। ओके, इसका एग्ज़ाम्पल वाल्व ड्राइव, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, वाल्व ड्राइव और ड्रिलिंग मोटर, ये हमारा शॉर्ट टाइम ड्यूटी का एग्ज़ाम्पल कहलाता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा कंटिन्यूअस ड्यूटी। कंटिन्यूअस ड्यूटी में क्या होता है कि एक जो होता है लोड कांस्टेंट लोड टार्क में हमारा होता है ये, तो उस कांस्टेंट लोड टार्क में एक टेम्परेचर इंक्रीजिंग होता है, उसके बाद फिर एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पर हमारा वो भी एक कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है, पेपर मिल ड्राइवर, ओके, और कंप्रेसर ड्राइवर, ये सब। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक इंटरमिटेंट पीरियोडिक में क्या होता है हमारा, एक हाफ ड्यूटी, देखो हाफ ड्यूटी साइकिल तो होता है, ओके, उसके बाद फिर ऑफ हो जाता है, मतलब हाफ ड्यूटी साइकिल ही होता है हमारा, फर्स्ट हाफ उसके बाद फिर हाफ, ऐसा मतलब एक साइकिल का हाफ ड्यूटी साइकिल होता है। इस हाफ ड्यूटी साइकिल में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उसके बाद फिर ऑफ कंडीशन में हमारा लोड टार्क ऑफ हो जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है, फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, ऐसा होते रहता है। ओके, और इसका नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरमिटेंट पीरियोडिक विथ स्टार्टिंग। इसमें क्या होता है हमारा लोड टार्क स्टार्टिंग के केस में लोड टार्क होता है, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उसके बाद फिर हमारा रनिंग कंडीशन लोड टार्क आता है। ओके, रनिंग कंडीशन लोड टार्क में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है, उसके बाद फिर रेस्टिंग टार्क आता है, रेस्टिंग टार्क हमारा और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये रिपीट चलते रहता है, बार बार होते रहता है, तो हमारा टेम्परेचर फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज़ होता है। तो हमारे एग्जांपल क्या कहलाता है, मेटल कटिंग और ड्रिलिंग ड्राइव। ओके, तो इस प्रकार से हमारा शॉर्ट टाइम ड्यूटी देख लिए हैं, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग देख लिए हैं, कंटिन्यूस ड्यूटी देख लिए हैं, और इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी देख लिए। देखिए इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी कहने का मतलब ये एक हाफ साइकिल के बाद हो रहा है हमारा, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पी पोल, देखो पी पोल सिंक्रोनस जनरेटर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो इसका मैकेनिकल डिग्री बताना है। तो हमारा फार्मूला ये होता है, ठीक है, पी मतलब पोल मैकेनिकल डिग्री इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो हम मैकेनिकल डिग्री आंसर फाइंड हो जाता है 360/P। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ सिंगल फेस एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो देखो हमारा फार्मूला क्या क्या होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर, और साइन फाई इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर, तो रिएक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर हमारा क्या कहलाता है, साइन फाई। अब इसमें एक और फार्मूला होता है कि ये देखिए, अपेरेंट पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट, इनमें से कौन सा पावर प्लांट लो ऑपरेटिंग कास्ट एंड हाई इनिशियल कास्ट होता है। देखो लो ऑपरेटिंग कास्ट मतलब जब स्टार्ट करते हैं, जब पावर प्लांट को बनाया जाता है तब का कास्ट। लो ऑपरेटिंग कास्ट किसका होता है, हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। और लो ऑपरेटिंग कास्ट मीन्स रनिंग कास्ट को बोला जाता है, और हाई इनिशियल कास्ट मीन्स जब उस पावर प्लांट को बनाया जाता है तब का कास्ट बोला जाता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट का बोल, ठीक है। तो इसका साइड्स इसमें देख सकते हैं, इसमें और बहुत सारा फीचर कुछ दिया हुआ है इसमें,
तो इसमें जिस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट आपस में जब कंपेयर करते हैं, इसका जो साइड सिलेक्शन जो होता है, थर्मल पावर प्लांट में वाटर और कोल इसका ज़रूरत पड़ता है, ओके, और हाइड्रो पावर प्लांट में डैम का ज़रूरत पड़ता है, ओके। अब इसमें रिएक्टिव पावर प्लांट में एक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, उसको अवॉइड करना है, उसके लिए थिकली पॉपुलेटेड एरिया का ज़रूरत पड़ता है, ओके। अब इनिशियल कास्ट को ही हम हाई इनिशियल कास्ट के रूप में जो जो जब प्लांट को स्टार्ट किया जाता है तब का है, तो इसका इनिशियल कास्ट लो होता है, ओके। अब इसमें हाइड्रो पावर प्लांट में देखते हैं हमारा इनिशियल कास्ट वेरी हाई होता है, क्योंकि इसमें डैम का ज़रूरत पड़ता है, ओके। अब इसमें इनिशियल कास्ट जो है हाइड्रो पावर प्लांट को छोड़कर इसका जो इनिशियल जो कास्ट होता है ना, इसका जो इनिशियल कास्ट होता है इसका भी ये हाई होता है। अब इसका रनिंग कास्ट क्या होता है? रनिंग कास्ट इसका तो थर्मल पावर प्लांट का देखते हैं तो रनिंग कास्ट इसका हाई होता है, और इसमें जो है कोई फ्यूल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसका रनिंग कास्ट लो होता है। और इसमें जो रनिंग कास्ट है वो कम होता है हाइड्रो पावर प्लांट को छोड़कर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रिंग इफिशियंसी इज़ अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या बोला है कि स्ट्रिंग इफिशियंसी इनमें से कौन सा फॉलोइंग इस का फंक्शन होता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ डिस्क स्ट्रिंग, इसका फार्मूला ही हम देखते हैं कि स्ट्रिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क दैट इट नियर टू कंडक्टर। ये हमारा एक फार्मूला होता है। जो नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग ये हमारे इस फार्मूला में आता है, ओके। देखो इसमें देखते हैं कि कंसाइडरिंग स्पीड एंड लोड टार्क पूछा है। स्पीड एंड लोड टार्क सेलेक्ट द मोटर इज डिफरेंट। इसमें डिफरेंस कौन सा मोटर होता है स्पीड एंड लोड टार्क के बीच में, ओके। तो हम इसमें डायग्राम में ही देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इस डायग्राम में जिस प्रकार से देखते हैं कि टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट और स्पीड वर्सेस लोड टार्क, ओके। तो हम देखते हैं कि जैसी टार्क को इंक्रीज़ करते हैं, ओके, जैसी हम टार्क को इसमें देखते हैं, बाकी में जैसी हम टार्क को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होता है। बाकी सभी में सीरीज़ में भी डिक्रीज़ होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में भी डिक्रीज़ होता है और शंट मोटर में भी डिक्रीज़ होता है। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में हमारा स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होता है, इसलिए हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हमारा डिफरेंस होता है बाकी सभी अदर के कंपेयर में। कंसाइडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी, द सेलेक्ट द वन दैट इज़ डिफरेंट। इसमें भी इनमें से कौन सा डिफरेंट है पूछे हैं, ओके। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टाइडल, विंड, फोसिल फ्यूल और सोलर। देखो इसमें एक जो एनर्जी सोर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जिसको हम नॉन रीजनरेटिव सोर्स कहते हैं, और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जिसे हम रीजनरेटिव एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो रीजनरेटिव एनर्जी सोर्स हमारा क्या क्या होता है? टाइडल, विंड और सोलर। तो हमारा नॉन रीजनरेटिव एनर्जी सोर्स हमारा क्या होता है? फोसिल फ्यूल। जिस प्रकार से फोसिल फ्यूल हम एक कोल गैस को देख सकते हैं, ठीक है, ये फोसिल फ्यूल के अंदर आता है। पेट्रोलियम है, ये हमारा फोसिल फ्यूल के अंदर आता है, ओके। तो इसमें एक और पॉइंट बताने लायक है, जो हमारा जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी पीक लोड के केस में आता है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही आता है। पेट्रोलियम ये भी हमारा पीक लोड में आता है।
ये नेचुरल गैस भी पीक लोड में आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेस लोड और पीक लोड दोनों में आता है। ओके, अब एक और है जो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ये भी हमारा पीक लोड में आता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट इफ द डायोड बिटवीन बी एंड डी इज रिमूव। इसमें बी और डी के बीच जो डायोड लगा है इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कर देते हैं तब के कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या होगा, देखो जैसे हम बी और डी के बीच में इसको हम रिमूव कर देंगे तो हम हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल में देखते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा क्या होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा D1 वर्क करेगा, उसके बाद फिर हमारा D3 वर्क करेगा। ओके, फर्स्ट हाफ साइकिल में। अब सेकंड हाफ साइकिल में देखते हैं, सेकंड हाफ निगेटिव हाफ साइकिल में। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है हमारा माइनस और प्लस। तो हम जिस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हमारा D4 तो ओपन है, हम इसमें डायोड ही नहीं लगा है, तो सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा वर्क करेगा, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर आ जाता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द डायमैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल इसमें से कौन सा है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है इसमें, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइज बनता है लेकिन वीक बनता है। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल में इसमें मैग्नेट ही नहीं बनता है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ओके, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका जो ससेबिलिटी है इसका जो ससेबिलिटी है वो इज़ ग्रेटर देन 1000 होता है, जो पॉजिटिव एंड हाई होता है। ओके, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है और लो होता है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेबिलिटी है वो निगेटिव में रहता है और एक स्मॉल होता है। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल देख सकते हैं, फेरस, कोबाल्ट और निकेल। ओके, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और क्या होता है, एक प्लेटिनम। ओके, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का हमारा क्या होता है, सिल्वर, गोल्ड, ग्लास और वाटर। ओके, तो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल जिस प्रकार से देखते हैं हमारा ये कहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फॉर द गिवन ट्रांसफार्मर सर्किट इफ टर्न रेशियो 3:1 देन पावर ट्रांसफार्म टू द लोड। देखो टर्न रेशियो बोला है, इसका मतलब N1 माइनस N2 होता है, और ट्रांसफार्मेशन रेशियो बोलने का मतलब N2 बाई N1 होता है। ओके, तो टर्न रेशियो N1/N1 होता है। ओके, तो इसमें हमारा क्या क्या बोला है कि पावर ट्रांसफ़र टू द लोड का पावर ट्रांसफर करना है, ठीक है नहीं, पावर ट्रांसफ़र करना है तो लोड को इस साइड लाना है, प्राइमरी साइड लाना है, इसका मतलब यही है। तो हम सबसे पहले तो लोड क्या है हमारा 100 ओम है। ओके, लोड है हमारा 100 ओम, इसका मतलब R2 कॉमन 100 ओम है। तो इसमें हम लोग को एक फार्मूला देखते हैं कि N2/N1 इज इक्वल टू B1/B2/B1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू √R2/R1 होता है। ओके, तो हम √R2/R1 और N2/N1 ये दोनों से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, हम लोग लोड ठीक है, लोड रजिस्टर रिफर्ड टू द प्राइमरी साइड। तो इसको हम लोग प्राइमरी साइड रिफर्ड करेंगे। तो इस फार्मूला के जरिए हम देखेंगे कि N1/N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2। तो हमारा R1 का मान हमारा फाइनल क्या आ जाता है, 900 ओम आ जाता है। ओके, तो सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 900 ओम आ गए। तो 900 ओम इस प्रकार से हम प्राइमरी साइड का जो सर्किट यह करेंगे तो 900 ओम तो है ही यहाँ पर,
ओके, तो जब हम प्राइमरी साइड रिफर्ड किए हैं तो हमारा 900 ओम आ जाता है। तो पहले तो 100 ओम था, उसके बाद फिर 100 ओम से क्या हुआ हमारा 900 ओम, तो इसमें 900 ओम आया है, इसलिए हमारा मैक्सिमम हो जाता है। ओके, देखो इसका नेक्स्ट देखेंगे। फॉर द गिवन फिगर अकॉर्डिंग लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम, ओके, पी फी फी बाई साइन एक्स, वाई बाई साइन बीटा और जेड बाई साइन गामा। तो एक्स वाई और जेड का मान बोला है। देखो इस डायग्राम में हम लेमीज थ्योरम लगाना चाहेंगे तो पी का जस्ट सामने वाला जो हिस्सा है उसे हम पी बाई साइन अल्फा लिखते हैं। ओके ओके, उसी प्रकार से हमारा क्यू है, तो क्यू का जस्ट अपोजिट क्या है हमारा बी है, तो क्यू बाई साइन बीटा, उसी प्रकार से हमारा आर बाई साइन गामा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें और इसमें, ये दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा और वाई इज इक्वल टू क्यू और जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है, एक्स वाई जेड का मान पूछा गया था। देखो इसमें पीवीसी केबल, पीवीसी केबल को क्या बोला जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इसमें क्या है, इन थ्री फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ रोटर स्लॉट और इसमें क्या होना चाहिए, तो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट इज लेस देन द स्टेटर स्लॉट, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो इसमें थ्री फेस इंडक्शन मोटर में एक कॉगिंग नाम आता है। ओके, कॉगिंग मीन्स मैग्नेटिक लॉकिंग। तो मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है कि जो स्टेटर और रोटर टीथ के बीच में जो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है, एक लॉक हो जाता है, उसी को ही हम कॉगिंग बोला जाता है। ओके, तो जी ये जो कॉगिंग होता है, तो कॉगिंग किस वजह से होता है, तो नंबर ऑफ स्टेटर और रोटर स्लॉट दोनों इक्वल होने की वजह से इसमें ये कॉगिंग इफेक्ट आता है। ओके, तो इस कॉगिंग को रिड्यूस करने के लिए हम जो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट और नंबर ऑफ रोटर स्लॉट दोनों को डिफरेंस रखेंगे। ओके, या फिर सेकंड नंबर में क्या होता है, हमारा जो रोटर स्लॉट है उसे हम स्क्यू कर देते हैं, जो इसको हम स्क्यू रोटर कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीड टाइम कर्व में जो पीरियड 3 है, जो 3 नंबर का है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम फ्री रनिंग पीरियड बोलते हैं। ओके, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन होता है जो लीनियर होता है। ओके, सेकंड नंबर में हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व, फिर थर्ड नंबर में रनिंग स्पीड, फिर फोर्थ नंबर में कोस्टिंग, फिर फिफ्थ नंबर में हमारा ब्रेकिंग आ जाता है। सो इस प्रकार स्पीड टाइम कर्व इसमें हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफार्मर प्राइमरी करंट 500 एंड सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर। ओके, सो टर्न रेशियो क्या होगा, तो टर्न रेशियो N1/N2 का मान क्या होगा। तो सो इस प्रकार से इसमें हम ये फार्मूला को याद रख ही लेना, हमेशा एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा। ओके, तो N1 रेशियो N2 ओके इज इक्वल टू I2/I1। सो इसमें हम निकालेंगे कि इसका जो रेशियो क्या होता है 1/100। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि देखो सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया हुआ है, तो इन सभी में कौन सा है। ओके, तो सो इस प्रकार से देखते हैं हम, ये तो हमारा क्या है,
सबसे पहले तो सभी का एक डायग्राम देख लेते हैं। ओके, तो सभी का डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले तो ये एक इंसुलेटर का है। क्यों? इसका जो बैंड गैप है वह बहुत ही ज़्यादा है। ओके, जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका इंसुलेटर कितना होता है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट इसका हम देखते हैं। ये कंडक्टर का होता है। जो इसका जो होता है एनर्जी बैंड गैप एक दूसरे जो ओवर लूप में हो जाता है। इस प्रकार से एनर्जी इसमें कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं जो सेमीकंडक्टर। देखो, ये एक सेमीकंडक्टर है। जो सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप ये बहुत ही कम होता है। सिलिकॉन का कितना होता है? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर में हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो इसमें एक बैरियर पोटेंशियल नाम आता है जिसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। तो बैरियर पोटेंशियल का जो सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द रिएक्टर सिस्टम सोन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो, ये इसमें एक डायग्राम में दिखा हुआ है। ये जो डायग्राम है इसमें कौन सा रिएक्टर को शो करता है? तो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? फीडर रिएक्टर, जनरेटर रिएक्टर, बस बार रिएक्टर और एक बस बार रिएक्टर में टाई बार सिस्टम होता है, एक रिंग बार सिस्टम होता है। तो सभी का डायग्राम एक बार देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो रिएक्टर का ही देखें। तो रिएक्टर क्या काम करता है? शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसे लिमिट करता है। जिस प्रकार से देखते हैं हम I = V/Z। ओके, Z मीन्स कहने का मतलब क्या होता है? R + jx XL। तो XL = 2πfL। ओके, तो जो L है वही हमारा रिएक्टर कहलाता है। तो XL बढ़ेगा मीन्स XL बढ़ेगा मीन्स Z बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो हमारा ये जो शॉर्ट सर्किट करंट कम होगा। इसी के ही बेस पे हम जो रिएक्टर के बहुत सारा टाइप्स हैं उससे हम देखेंगे। देखो, जैसे इसमें एक दिखाया हुआ है जनरेटर रिएक्टर। जनरेटर रिएक्टर में 3 जनरेटर हैं। ओके, इस जनरेटर और ये एक बस बार है। ओके, तो ये जनरेटर और बस बार के बीच में एक रिएक्टर लगा हुआ है। ठीक है, और बस बार से नीचे हमारा फीडर गए हुए हैं जो 3 फीडर हैं। ओके, तो जो रिएक्टर है वो जनरेटर और बस बार के बीच में होता है। सो इसे हम जनरेटर रिएक्टर कहते हैं। जिस प्रकार से जनरेटर में फॉल्ट आ जाता है तो ये हमारा रिएक्टर जो है वो उस फॉल्ट को लिमिट कर देता है। ओके, लेकिन अगर यदि बस बार में हमारा फॉल्ट कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, अगर यदि बस बार में फॉल्ट आ जाता है तो ये फीडर जो है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम फीडर रिएक्टर। फीडर रिएक्टर में क्या होता है? हम हमारा ये फीडर 1, फीडर 2 और फीडर 3, ये तीनों फीडर और बस बार इन दोनों के बीच में हमारा एक रिएक्टर लगा रहता है जिसे हम फीडर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर यदि कोई भी एक फीडर में फॉल्ट आता है तो ये जो रिएक्टर है हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसे लिमिट कर देता है। एक फीडर में फॉल्ट आने के कारण हमारा जो दूसरे फीडर हैं उसे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन यदि इस फीडर में बस बार में अगर यदि फॉल्ट आ जाता है तो हमारा जनरेटर को इफेक्ट पहुंचा सकता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसका नेक्स्ट आता है हमारा बस बार रिएक्टर। तो बस बार रिएक्टर के अंतर्गत हमारा एक रिंग सिस्टम आता है और एक टाई सिस्टम आता है, टाई बार सिस्टम। ओके, रिंग बार सिस्टम में क्या होता है? हमारा एक बस है। ये जो बस है बस में ही हमारा एक रिएक्टर लगा हुआ होता है। ओके, और टाई बार सिस्टम उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो सबसे पहले तो इसी को ही समझना चाहेंगे। अगर यदि
बस बार में हमारा फॉल्ट आ जाता है। तो बस बार में फॉल्ट आता है तो ये जो रिएक्टर है ये रिएक्टर है हमारा, फॉल्ट करंट है उसे लिमिट कर देता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो हमारा बस बार में जो फॉल्ट है वो उसको रिड्यूस कर देता है। लेकिन यदि बस बार में फॉल्ट आ जाता है तो हमारा जनरेटर को इफेक्ट पहुंचा देता है, क्योंकि जनरेटर के बीच में कोई रिएक्टर नहीं लगे होने की वजह से। ठीक है, तो और अगर यदि बस बार में भी अगर यदि फॉल्ट आ जाता है तो हमारा एक फीडर है, फीडर को भी इफेक्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिनिमाइज़ करना है, इसको हटाना है। तो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है हमारा, टाई बार सिस्टम। टाई बार सिस्टम क्या होता है हमारा, देखते हैं। जिस प्रकार से हम तो एक यहाँ पर रिएक्टर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक रिएक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक रिएक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारा बस बार में फॉल्ट आया, ओके, यहाँ पर मान के चलो बस बार में फॉल्ट आया, तो बस बार में फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट करंट कैसे होगा, कैसे फ्लो होगा, तो बस बार में फॉल्ट होगा तो यहाँ पर एक रिएक्टर है, तो ये रिएक्टर हमारा वोल्टेज ड्रॉप करता है, मींस शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है। तो लिमिट करेगा तो हमारा यहाँ से जनरेटर, तो जनरेटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो साथ साथ में हमारा ये भी फीडर है, तो फीडर में भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी जनरेटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा और फीडर में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा, इस वजह से। सो हमारा आंसर क्या आ जाता है, इस डायग्राम में जो दिखाया गया है वो बस बार रिएक्टर जो रिंग सिस्टम होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द गिवन सर्किट रिप्रेजेंट। देखो इसमें जो गिवन सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में दो ट्रांजिस्टर हैं। ओके, दो ट्रांजिस्टर हैं, तो दो ट्रांजिस्टर हैं और इसमें एक एनोड है, ओके, एक एनोड है और एक कैथोड है और एक गेट है। तो एनोड, कैथोड और गेट ये किस में होता है हमारा, SCR में होता है, मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसमें 2 ट्रांजिस्टर होता है। ओके, तो एनोड, कैथोड और गेट, इसका ये सिंबल है। सो इस प्रकार से हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका पार्ट 2 में हम अगले नेक्स्ट 21 क्वेश्चन से देखेंगे। सो थैंक यू।